नमस्कार, मैं हूं मनोज माथुर और आपका हुकुम सा के आज के एपिसोड में स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं IAS ऑफिसर पवन कुमार शर्मा। स्वागत है पवन जी आपका हमारे साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पवन जी के बारे में आम आदमी जानता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग अलग इलाकों में अलग अलग राज्यों में इन्होंने अपनी सर्विस सेवाएं दी हैं। इन्हीं सबके बीच के अंदर कुछ पहलू ज़िंदगी के ऐसे भी हैं जो अभी तक आम आदमी की जानकारी से दूर हैं, और हमारे कार्यक्रम में आज उन्हीं पहलुओं को आपके सामने लाया जाएगा। चर्चाओं का दौर चलता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। अपनी चाल ढाल पहनावे से भले ही ये चेहरा आम सा दिख रहा है, लेकिन है ये बहुत खास। यह है राजस्थान के RAS अधिकारी पवन कुमार शर्मा। कहा जाता है कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, जबकि कुछ अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखते हैं। पवन शर्मा भी इसी वर्ग में आते हैं। पवन ने अपने ही हाथों से अपनी तकदीर लिखी। वो आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे सिर्फ उनके अपनों का आशीर्वाद और मेहनत है। 19 जून 1956 को जयपुर जिले के सांभर कस्बे में जन्मे पवन आज न सिर्फ एक इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, बल्कि एक अच्छे चित्रकार और लेखक भी हैं। पवन के कमरे में लगी नाथ द्वारा शैली की यह कृति उनकी पहली पेंटिंग है। पवन की पेंटिंग में आध्यात्म का समावेश होता है। यही कारण है कि वो ज्यादातर कृतियों में ओम को प्राथमिकता देते हैं। अद्भुत कला के धनी पवन जितने अच्छे चित्रकार हैं, उतने ही अच्छे लेखक और शायर भी हैं। कि फन की देवी को मुस्कुराते देखा, एक नई बुलंदी से बुलाते देखा, पहुंचा फनकार जब किसी चोटी पर, तो एक नया जीना ऊपर को जाते देखा। क्या बात है। पवन की उपलब्धियों के पीछे उनकी अथाह ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ है। बागवानी के शौकीन पवन खेतों में भी पूरा समय देते हैं। इतना ही नहीं, जितनी लगन से पवन इन खेतों में काम करते हैं, उतनी ही लगन से वो कुकिंग भी करते हैं। दिनचर्या की शुरुआत योगा से करने वाले पवन को धर्म और आध्यात्म में भी खासी रुचि है। जिंदगी को अलग अलग अंदाज में जीने वाले पवन की पूरी कहानी जानने के लिए हम सीधे पहुंचे पवन के स्कूल। जिंदगी के सफर में बचपन के दिन वो दिन होते हैं जिसके जहन से कभी उतारा नहीं जा सकता। आज उन्हीं बातों को याद करने के लिए हमारे खास मेहमान अपने स्कूल के अंदर मौजूद हैं, जिसे डेमोस्ट्रेशन स्कूल अजमेर कहा जाता है। एक अलग ही इतिहास के साथ इस स्कूल के साथ खास बात यह है कि अपनी पद्धति से इसने कई हुनर देश को दिए हैं, जिनमें से एक हमारे साथ पवन जी मौजूद हैं। इनके दोस्तों के साथ इनके बचपन के दिन की यादें ताज़ा करेंगे और साथ में जानेंगे उन पहलुओं को जो अभी तक हमसे अनजान थे। तो पवन जी, चले आपके दोस्तों से जानते हैं उन पहलुओं को जो अभी तक अनचाहे अनसुलझे थे। आइए। तो हम आ पहुँचे हैं पवन जी के उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अपना बचपन इनके साथ गुजारा था, और इसी सिलसिले में बात आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब सीनियर भी थे पवन जी के, और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे उन पहलुओं के बारे में जो पवन जी के ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आम आदमी, आम जिंदगी के लोग उनसे जो जुड़े हुए हैं वो नहीं जानते। आप एक सीनियर की हैसियत से वो बर्ड आई कौन सी थी जिसको आप अभी तक जहन में ताज़ा किए हुए हैं? मनोज जी, आपने वो पुरानी फिल्म का गीत याद दिला दिया, कोई मुझे अपना बचपन लौटा दे। क्या बात है। और उसके साथ आप पवन की यादें पूछ रहे मेरे से, तो पवन मेरे से जूनियर स्टूडेंट रहा, लेकिन मेरे भाई के साथ रहा। और पुरानी कहावत है, जब जूता बराबर का हो जाए तो हमेशा दोस्त समझना चाहिए। तो इसी हिसाब से मेरे अच्छे दोस्त हैं। एक ही लोकेलिटी में छोटे से बड़े हुए, पारिवारिक संबंध, छोटा सा स्मॉल टाउन हुआ करता था रामनगर, जहां हम छोटे से बड़े हुए। तो लगभग सभी गतिविधियों से एक तरह से है। लेकिन और सभी के बीच में मैं वो जानना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा नोटोरियस थी। मैं आपको वही ले जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा।
एक बार पवन को स्कूल से छुट्टी लेके घर जाना था, तो इन्होंने एक छुट्टी की अर्जी दी। इनके जिस बेंच पे बैठे थे उससे आगे इनके साथी बीपी जैन बैठे थे, उसके आगे दिलीप दोषी बैठे थे। तो इन्होंने वो छुट्टी की अर्जी उनको दी। दिलीप दोषी को मजाक सूझी, उन्होंने उसका एक जैसे बचपन में आदत होती है वो प्लेन बनाया और प्लेन को उड़ा दिया। उन्होंने अंदाज़ नहीं था कि ये प्लेन उड़ के कहाँ जाएगा। सामने क्लास टीचर बैठी थी और वो यहाँ गिरा। समझ गया आप? बस इंटेंशन तो किसी की नहीं थी और न इतनी समझ थी, लेकिन वो क्लास टीचर लेके प्रिंसिपल सर के पास चले गए। प्रिंसिपल साहब ने तीनों को बुला लिया, क्योंकि सब परसेंटेज में उसमें थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, कि किसने चलाई। तो वहाँ चले गए, तीनों को बुला के जब पूछा कि किसने क्या किया, उसी दरमियान उन्होंने अपना वो एरोप्लेन खोल लिया। तो देखा तो छुट्टी की अर्जी पवन शर्मा की थी कि हाँ भाई पवन, तुम इतने शैतान कब से हो गए? प्लेन उड़ाया और अब हवाइयाँ उड़ रही थी। हवाई उड़ रही, पर नहीं, हवाई इनकी उड़ रही थी। वो कह रहे थे कि तुम इतने शैतान कब से हो गए? ये आप समझ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात, अब जो अनौपचारिक हमारी चर्चा हो रही थी, आपने एक बात कहा था कि सिंसियरिटी इस बंदे में शुरू से ही देखी गई। तो इस बंदे की सिंसियरिटी जो आपको अभी तक याद हो, जिसकी वजह से आप लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ मामला था? जी हाँ, सिंसियरिटी के मामले में मैं ये बताऊँ कि ये अपने एजुकेशन फील्ड में जिस तरह से सिंसियर रहे, इन्होंने नेशनल साइंस टैलेंट अवार्ड जीते हैं एंड यू टॉपर ऑफ द स्कूल ऑल्सो, और हमेशा अपने क्लास में प्रथम रहे ही। बाकी बोर्ड की परीक्षाओं में भी इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और मेरा एक छोटा ब्रदर जो इनके साथ पढ़ता था, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दिस टाइम, लेकिन इनके साथ पढ़ते थे, वो 7th क्लास में फेल हो गया। तो उस टाइम पे इतना सड़कें नहीं थी, आना सागर के बीच में से होकर रामनगर जाते थे। तो अंडर डिप्रेशन ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स आना सागर लेक की तरफ वो जाने लगे। तो क्योंकि बहुत अच्छे मित्र थे उसके और बचपन के उसमें, तो उसको पकड़ के लेके आए और उन्होंने उसको करा कि यार ये वहाँ जा रहा था। मैंने कहा पवन तुमने यू डिड वेल, अच्छा किया। लाइफ सेवर की भूमिका, हाँ लाइफ सेवर की भूमिका निभाई है और इसको कर लिया। नहीं तो ठीक है, पास फेल तो चलता रहता है। देखिए लाइफ सेवर की भूमिका तो एक जगह सही है, लेकिन कई बार पवन, जो हमारी रिसर्च कहती है, कई बार गेम सेवर भी रहे हैं। चिरंजीव जी हमारे साथ और मौजूद हैं, वो बताएंगे खेल के मैदान की इनकी क्या क्या हरकतें होती थी, किस प्रकार से लाइफ सेवर एक गेम सेवर भी था। चिरंजीव जी, ये पढ़ाई पवन में ऐसा, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बहुत अच्छी रखते थे। इंटर हाउस जो टूर्नामेंट हमारे स्कूल में होते थे उस समय, तो क्रिकेट की तो टीम में भी थे और ये वॉलीबॉल की टीम में भी थे। एक बार हम आज़ाद हाउस और ये प्रताप हाउस का मैच चल रहा था क्रिकेट का, तो उस समय बैट्समैन ने ऐसा शॉट मारा, इतना पावरफुल था, किसी को ये सोच नहीं रहा। वो 6-7 फीट ऊंचे, इन्होंने पता नहीं कैसे जंप किया, इनकी उंगलियों को बॉल अटक और शायद, और तो हम तो देखते हैं हमारे को अच्छा हुआ कि कैच वो शायद वही गेम जिंदगी का फलसफा भी बन गया कि ऊंचे गोल स्थापित करो और उनको ग्रैब करो। ये तो स्कूल की बातें हुई, लेकिन पवन जी आपसे जानना चाहेंगे स्कूल के बारे में, आपकी क्या यादें ताज़ा हैं? स्कूल को कितना महत्व देती है आपकी ज़िंदगी? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये स्कूल में आने से पहले मैं गाँव में पढ़ता था। तो गाँव में पढ़ने के कारण से मेरी बुनियादी शिक्षा जो है वो हिंदी में हुई। वो हिंदी के बाद में ये स्कूल उस समय अंग्रेजी के मीडियम का, अंग्रेजी के माध्यम का स्कूल हुआ करता था। तो पहली याद जो मेरी स्कूल के साथ जुड़ी हुई वो ये है कि जब मैं 6वीं में यहाँ पढ़ने के लिए आया, तो जब परिणाम आया तो मैं बाकी सारे विषयों में तो मैं अग्रणी था और मैं पूरी कक्षा में भी प्रथम था, लेकिन अंग्रेजी एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे सप्लीमेंट्री आ गई थी उसमें। तो मुझे दोबारा अंग्रेजी के माध्यम में, क्योंकि मैं कमज़ोर था, तो दोबारा उस परीक्षा में बैठना पड़ा। फिर मेरी मदर ने मुझे पढ़ाया अंग्रेजी को और मैं अंग्रेजी का परीक्षा मैंने पास करी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुउद्देशीय विद्यालय हुआ करता था, मल्टीपर्पज़ डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल इसको बोला करते थे। तो इसमें हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई गई जिनके कारण से आज मेरे व्यक्तित्व में जो आप चीज़ें देखते हैं, डाइवर्सिटी जो देखते हैं, वो सारी इस स्कूल की देन है। क्योंकि इस स्कूल का एक फार्म था जहाँ हम ट्रैक्टर चलाना तक सीखते थे, फार्मिंग सीखते थे, हॉर्टिकल्चर सीखते थे, जाम बनाना सीखते थे, बहुत सारी चीज़ सीखते थे। इसका एक वुड वर्क का वर्कशॉप हुआ करता जहाँ हम हमारे प्रोजेक्ट बनाते थे, साइंस फेयर में जाते थे। तब जब हम साइंस फेयर में जाते थे तो कम से कम 90% जो वहाँ के जो होते थे अवार्ड्स वो हमारी स्कूल लेकर के आती थी, क्योंकि हमारा मेटल वर्कशॉप था, हमारा वुड वर्कशॉप था। तो हम उनमें बना करके उन साइंस फेयर्स में भाग लिया करते थे और बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त किया जाती है। ये तो आपकी स्कूल की यादें हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं वो कॉलेज भी कम प्रसिद्ध नहीं है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन ली है। उस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। और ज़िंदगी के इस सफ़र के बारे में और जानकारी लेते हुए अब अगला रुख हमारा गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ है, जहाँ इनके मित्र और जहाँ इनके इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई यादें हमारे सामने होंगी। स्कूल के दोस्तों से बातचीत के बाद अब वक्त आ गया था
पवन के कॉलेज के दिनों को याद करने का। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आ पहुंचे थे पवन के उसी कॉलेज में जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई हसीन पल गुजारे। यहां पहुंचने के बाद एनसीसी कैडेट्स ने पवन का गर्मजोशी से स्वागत किया। कॉलेज कैंपस में इस उत्साह को देखने के बाद पवन को अपने बीते दिनों की याद ताजा हो गई। आज मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं उस महाविद्यालय में खड़ा हूँ जहाँ मेरी शिक्षा पूर्ण हुई है। आदरणीय पारिक साहब, पुष्पा मेरी सहपाठी रही हुई है। आदरणीय सूद साहब जो मेरे एक बैच जूनियर थे लेकिन मेरे ही विभाग से यानी रसायन विज्ञान से, जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि ली है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोगों के समक्ष आकर के खड़ा हूँ और आपको संबोधित कर रहा हूँ। मुझे गर्व होता है अपने आप का कि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ जो बहुत ही पुराना विद्यालय रहा है और जिसने मेरे होते हुए ही 125 साल पूरे कर लिए थे और आज ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय की तरह से जाना जाता है। और एक मुझे फ़ख्र के साथ में चीज़ याद है कि यहाँ की जो बास्केटबॉल की टीम हुआ करती थी वो बटलेरियन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में, फाइनल में और जीतने के करीब पहुँच जाया करती थी और उसमें 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेला करते थे किस समय में। ऐसा ख्याति नाम कॉलेज मेरा रहा है। आप सब लोग उसके अभी के छात्र हैं। आप सब लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सब लोगों के लिए मेरी बधाई है कि आप इस कॉलेज के नाम को और आगे बढ़ाएं और ऊपर लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आ पहुँचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के कैंपस में, जिसने उत्तर भारत के कई प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को यहाँ पे निखारा है, उनको तराशा है। कई ऐसे वैज्ञानिक यहाँ से निकाले गए, कई खिलाड़ी निकाले गए जिन्होंने आगे जाके देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही मेधावी छात्रों में से एक पवन कुमार जी हमारे जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ के उनके अनछुए जो पहलू हैं उनके ऊपर हमसे चर्चा कर रहे हैं। पवन जी, कॉलेज कैंपस में आते ही किन किन बातों को एक बार जहन में वापस तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं? क्या पुरानी यादें फिर से आपके मस्तिष्क के अंदर लौट के आई हैं? जी हाँ, कॉलेज में सबसे पहली याद मुझे जो आ रही है वो ये थी कि जब कॉलेज ज्वाइन करने के लिए मैं आया तो मुझे बताया गया कि कॉलेज में रैगिंग होती है और यहाँ की रैगिंग जो है बहुत ड्रेडेड मानी जाती थी, खतरनाक मानी जाती थी। तो मैंने सोचा कि अपने आप को उस रैगिंग से बचा लूँ। तो मेरे पीछे एक मेरे सीनियर रहा करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैंने उनसे जाकर के बात करी कि मेरे को शायद आप बचा सकते हैं रैगिंग से। मैं जब कॉलेज आऊँ तो मेरे को रैगिंग नहीं होगी। आपने पहले लगा ली, हैच किया अपने आप को रैगिंग से बचने के लिए। तो मेरी वो सबसे बड़ी मिस्टेक निकली, क्योंकि जब मैं कॉलेज आया तो उन्होंने कॉलेज में मुझे आगे होकर के रिसीव किया और फिर कहा कि पवन मेरे साथ आओ। तो मुझे एक कमरे में लेके गए और वहाँ 2-3 जने उनके साथ बैठे थे। तो देन ही सेड कि नाउ वी विल टेक योर रैगिंग। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं तो बचने के लिए आपके पास उल्टा पड़ गया यहाँ। मैंने बचने के लिए आपके पास में आया हूँ और आप मेरी रैगिंग ले रहे हैं। कह रहे नहीं, मैं अगर रैगिंग लूँगा तो तुम्हारी दूसरी होगी, इसलिए तुम मेरे रैगिंग से गुजर जाओ तो उसके बाद में बच जाओगे। तो उन्होंने मेरी पहली रैगिंग उन्होंने ही ली और क्या खास और ये कहा कि बिना रैगिंग के तुम यू कैन नॉट बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉलेज लाइफ, कॉलेज का। और क्या क्या बातें हैं पवन जी जो जहन के दूसरी बात जो मुझे ध्यान आ रही है वो ये, जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पीएन माथुर साहब थे, वो जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे और यहाँ के प्रिंसिपल भी थे। वो बहुत ही लर्नेड पर्सन थे। वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि डिलीट में पहले आदमी थे जिन्होंने राजस्थान से डिलीट करी। बहुत ही लर्नेड आदमी थे, लेकिन वो ठेठ राजस्थानी आदमी थे और गाली दे करके बात किया करते थे। लेकिन संस्कारी आदमी थे और संस्कार उसके इतने ज़्यादा गहरे थे कि गाली के पीछे जी लगाते थे। क्या बात है जी। तो उनकी जी लिखी हुई गालियाँ, जी लगाई हुई गालियाँ आज तक भी याद आती है। और वो जो है वो ऐसा अनुभव है जो मैं भूल नहीं सकता कभी। कुछ युवा अवस्था के वो पहलू जो आम आदमी गुजरता है कॉलेज कैंपस से, हरियाली के बीच में खड़े होकर कुछ मन में कपोल कल्पित बातें जो पैदा होती हैं, ऐसा कुछ? जी हाँ, अब कॉलेज के ज़माने में क्या होता है, थोड़ी सी रूमानियत तो तबीयत में रहती ही है। तो मुझे ध्यान है कि एक बार मैं जब साइकिल स्टैंड से कॉलेज में साइकिल उठा करके रवाना हो रहा था तो हमारे साथ में जो हमारे साथ पढ़ा करती थी वो सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, वो सामने नज़र आ गई। तो मेरे को लगा कि शायद उसको देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और इस सब के चक्कर में देखते देखते मेरी बाइक जो उसकी साइकिल से टकरा गई और हम दोनों का जो है वो एक्सीडेंट हो गया। तो वो लड़की उठ के खड़ी हुई
तो ये क्या किया, मैंने कहा ये तुम्हारे देखने के चक्कर में हुआ, मेरी गलती नहीं है। खैर, लेकिन एक जो खास बात हम लोगों को मालूम चली वो ये कि आपने संगीत के ऊपर भी कई यहाँ पर मतलब महारत हासिल करी हुई थी कॉलेज कैंपस में। जी, मैं गाया करता था, मैं अभी भी गाता हूँ, गाना मेरा शौक है। तो मैं मर्द की आवाज़ में गाया करता था, लेकिन मेरा एक दोस्त था वो लड़की की आवाज़ में गा सकता था। जानती है पुष्पा जी, उनको जानती है, राजेंद्र बुंदावाला के नाम से बहुत मशहूर था। तो राजेंद्र शर्मा और हम दोनों बैठ करके मिल करके गाते थे, दो गाने गाया करते थे। डुएट्स यहाँ के कल्चर नाइट्स के अंदर आप लोगों के? हाँ, जब भी होता था तो हम डुएट गाया करते थे। वो लेडीज़ वॉइस में गाया करता था और मैं जो है जेंट्स वॉइस में गाया करता था। दैट इज गुड। वो काफ़ी। तो अब तो वैसे रैगिंग बंद हो गई, बैन कर दी गई है। अब तो रैगिंग इलीगल डिक्लेयर हो गई है। रैगिंग करते हैं तो परेशानी हो जाती है। तो अब तो मैं नहीं कहूँगा कि रैगिंग करना नहीं, लेकिन वो ज़माना था, उस ज़माने में हुआ। जी जी जी, यही मेरा कहना है। तो इस तरीके से पवन कुमार जी के कॉलेज के कैंपस में खड़े होकर पुराने यारों दोस्तों के साथ खड़े होकर इन्होंने शेयर की वो लम्हे जो सिर्फ इनके या अपने यार दोस्तों के जहन में थे और आज हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे हैं। ये सिलसिला और आगे जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पवन की बचपन की मस्ती और स्कूल कॉलेज की अनसुनी कहानियों को जानने के बाद हुकुम सा की टीम अब पवन की जिंदगी के बाकी अनजान पहलुओं को जानने के लिए निकल पड़ी। ऊंची पहाड़ियों के बीच से जा रहा यह रास्ता पुष्कर का है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा पुष्कर पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग स्थल से कम नहीं है। और यहीं शहर के शोर शराबे से हटकर पवन ने अपना एक फार्म हाउस बनाया है। स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी से बाहर निकलकर अब बारी है प्रोफेशन की बात करने की। पवन कुमार जी से अब उनके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, हालांकि वो सीधा पब्लिक डीलिंग से नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में शुरुआत करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि पहला प्रोफेशन क्या था, तनख्वाह कितनी आई और उसको किस तरीके से आपने मौज मस्ती से उड़ाया? जी, अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरा जो पहला प्रोफेशन था, पहला व्यवसाय था, वो प्राध्यापक का था, यानी लेक्चरर का था। और गवर्नमेंट कॉलेज सामर लेक में मुझे लेक्चरर की नियुक्ति मिली थी। तो वो मेरी जो तनख्वाह उस समय हुआ करती थी वो तकरीबन 1000 रुपये हुआ करती थी, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता था, क्योंकि उस समय IAS वालों की भी तनख्वाह 750 रुपये हुआ करती थी। अच्छा। तो लेक्चरर्स की तनख्वाह IAS वालों से ज़्यादा की तनख्वाह हुआ करती थी। और मुझे जब पहली तनख्वाह मिली तो उसमें एक इंक्रीमेंट लग गया था, तो मेरी पहली तनख्वाह 1100 रुपये थी। उसमें से मैंने जब मेरा पूरे महीने का खर्चा निकाला वहाँ रहने का सांभर लेक में, तो क्योंकि छोटा टाउन था, ज़्यादा खर्चा होता नहीं था, तो 300 रुपये मेरे मात्र खर्च हुए। 700 रुपीज़ की बचत है। 800 रुपये की बचत हुई टोटल। तो उस 800 रुपये की बचत में से मैंने 700 रुपये मेरे माता पिता को भेजा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो जो हमारे घर में उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसमें मेरे पैसा आने से उनको काफ़ी मदद मिली। और मुझे भी इस बात की खुशी रहती थी कि मैं शुरुआत में ही इतनी अच्छी नौकरी में लगा जिसकी तनख्वाह 1000 रुपये से ऊपर है। उसके बाद कोई और सर्विस? उसके बाद में लगातार मेरी इच्छा यही रहती थी कि मैं प्रशासनिक सेवा में आ जाऊँ। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने की भी इच्छा रहती थी, और राजस्थान में जो प्रशासनिक सेवा में। अच्छा, बीच में एक बार टोकना चाहूँगा, ये जो इच्छा थी प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए, वो कहाँ से प्राप्त हुई? वो मोटिवेशनल कौन था आपके लिए? जी, 3 जनों को मैं मुख्यतः मानूंगा कि उन्होंने मेरे को प्रेरणा प्रदान करी। मेरे पिताजी जो है हमेशा यही चाहते थे कि तुम IAS में अपियर हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपियर हो, और तुम वहाँ पर सेलेक्ट होने के काबिल हो।
तो तुम मेरी तरफ से पढ़ने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो, मुझे तुम्हें और कोई नौकरी पे लगाना नहीं है। मेरी माता भी बहुत ही स्पष्ट थी इस मामले में कि मेरा बच्चा जो है पढ़ने में होशियार है तो वो आ सकता है, कम से कम अगर मान लो भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं आया तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तो आ ही जाएगा। तो वो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे। लेकिन विशेषतया मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा मेरे मामा को, जो उस समय अपने गांव में पहले ऐसे अधिकारी थे जो जुडिशरी में सर्विस में सेलेक्ट हुए। राजस्थान जुडिशल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हुआ था, न्यायिक सेवा में उनका सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने टॉप किया था उस एग्जाम को, आरजीएस को टॉप। वो रियल मोटिवेशन जो प्रोफेशनल जब उन्होंने गांव से होते हुए भी जयपुर से पढ़ाई करके और लॉ की डिग्री ले करने के आरजीएस को टॉप किया तो मुझे लगा कि भाई कुछ किया जा सकता है, ऐसे बैकग्राउंड से भी ऊपर उठा जा सकता है। तो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत वास्तव में मेरे मामा रहे। और अब आईआरएस में कब सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सबसे बेस्ट पोस्टिंग आप किसे काउंट करते हैं? क्या काम सबसे ज़्यादा आज तक याद रहता है? जो काम आईआरएस में पोस्टिंग मेरे को 1981 में मिली पहली बार, और मैंने मसूरी में ज्वाइन किया सितंबर 1981 में। उसके पहले मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहा करीब 1.5 साल, मैंने ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की, उसके पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने आईआरएस ज्वाइन किया 1981 में और उसके पश्चात से मेरी जो पहली मेमोरी जाती है, मुझे जो कार्य अच्छा लगा वो कार्य था इसका छापे का कार्य करने वाला जो। अच्छा, वो हमेशा से एक्साइटिंग हमारे यहाँ वैसे भी विभाग में सबसे बढ़िया कार्य उसी को माना जाता है, मतलब उच्च श्रेणी का कार्य उसी को माना जाता है हमारे। और जो सबसे होशियार अधिकारी हुआ करते हैं उनको वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो मेरी सेवाओं के 3 साल तक तो मैं निर्धारण में रहा। बड़ौदा में मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो वहाँ मुझे कंपनी सर्कल में असेसिंग ऑफिसर लगाया गया था, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग जॉब था क्योंकि वहाँ पर मेरा जो बजट था कंपनी सर्कल का वो 25-26 करोड़ का हुआ करता था उस समय, जो कि राजस्थान राज्य के पूरे बजट के बराबर हुआ करता। तो मेरे पास 2 बड़ी कंपनियां थी, आईपीसीएल और पेट्रोफिल्स लिमिटेड, दोनों ही बड़ी कंपनी। तो उस समय मुझे 2 पुरस्कार भी मिले, जो हाईएस्ट इंक्रीज इन टैक्सेस का पुरस्कार मिला, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्सेस का भी पुरस्कार मिला। उसके कारण से फिर मुझे रिवार्ड किया गया और मुझे सहायक निदेशक अन्वेषण बना करके सूरत भेजा गया, जहाँ छापे का कार्रवाई। एक पवन जी, रायपुर के अंदर आपकी पोस्टिंग काफ़ी चर्चित में रही कि रायपुर के अंदर अगर पवन कुमार अपने चैम्बर से बाहर निकले और गाड़ी में बैठ के कहीं रुक किया है तो लोगों की धड़कनें रुक जाया करती थी, लोगों की सांसें उखड़ जाती थी। क्या ऐसा क्या था जो आपका इतना खौफ वहाँ पे हुआ करता था? ये कार्य के कारण से ज़्यादा होता है। अगर मान लो आपका कार्य छापे मारने का कार्य है तो आपसे डरने वालों की संख्या रहेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कर की चोरी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनका डर हमारी नौकरी के कारण से नहीं है, उनका डर हमारे विभाग के कारण से नहीं है, उनका डर उनके भीतर जो छिपी हुई चीज़ है कि भाई मैंने चोरी करी है, कर की चोरी करी है, तो इसके कारण से वो घबराते हैं, डरते हैं। तो ये सूरत में भी था। सूरत बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र। मैं सिंगल एडीआईटी था वहाँ पर, मैंने छापे मारे, करोड़ से बड़े छापे मारे। तो सिंगल वहाँ पर भी मुझे एक दृष्टांत ध्यान आता है, जब मैंने एक छापा मारा तो एक कोई बिल्डर था जिसके यहाँ छापा मारा। तो छापा मारने के बाद में उसके यहाँ से कागज़ वागज़ निकले, उसके वो कागज़ मेरे पास थे, तो मुझे उसका बयान रिकॉर्ड करना था। तो मैंने सम्मन उसको भेजा। वो 5-6 जने थे, उनको सम्मन गया, वो एक उनमें वो भी था। वो मुझसे मिलने के लिए आया, वो तो मेरे बॉस से मिल के चला गया, क्योंकि मैं उस समय लॉकर ऑपरेट करने के लिए बाहर गया हुआ था। अच्छा। वो थोड़ा सा कमज़ोर था मानसिकता से, तो वो अपने खेत पे गया उसके बाद में, और शाम को जाकर खेत में जाके वो कुएं में कूद गया। तो सुबह जब मैं उठा और मैंने समाचार देखा, मुझे तो कुछ पता नहीं था, वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और सारे पेपर्स आया करते थे। तो मैंने देखा कि ऊपर लिखा हुआ है कि बिल्डर कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स रेड। तो क्योंकि मैं छापे तो मैं ही मारा करता था, तो मुझे एकदम से झटका लगा। क्या थी आपकी पहले तो मुझे झटका लगा, क्योंकि किसी का प्राण अगर चला जाता है आपके छापे के कारण से, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे बड़ा तो कुछ हो क्या सकता है। मुझे मेरी सर्विस के ऊपर भी बड़ी परेशानी हुई कि ऐसी सर्विस में मैं आ गया जिसके कारण से व्यक्ति को जान देनी पड़ी, उनके परिवार वालों के लिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अब मुझे तो ये पता था कि भाई कुछ गलत काम तो मैंने किया नहीं है, ना मैं उससे मिला था, उससे मुलाकात करी थी। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये जो आपका कार्य है ये दूसरों के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, और दूसरों के ऊपर अगर मान लो आप ढंग से उनसे बर्ताव नहीं करेंगे तो दूसरे उससे परेशान होकर के कुछ भी कर सकते हैं। बिना परेशान हुए उस आदमी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, केवल इस डर से कि कल मैं पकड़ा जाऊंगा, कर की चोरी में बदनाम हो जाऊंगा मैं समाज में। तो ये डर का मुख्य कारण ये रहता है कि एक तो समाज में बदनामी हो जाती है, दूसरा ये कि पैसा चुकाना पड़ता है काफ़ी, तीसरा ये कि प्रोसिक्यूट होने की संभावना रहती है, जेल में जाने की। लेकिन पवन जी, बीच में एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन ये बात सच है कि आप माने या नहीं माने, आपका विभाग माने या नहीं माने, लेकिन आम आदमी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से खौफ खाता है। भले आपकी पॉलिसीज़ हैं या नहीं वैसी, लेकिन एक खौफ जो आम आदमी के जहन के अंदर घर कर चुका है, उसकी कहीं ना कहीं आपको रेमेडी दिखाई देती है। क्या उससे उबर पाएंगे? जी, मैं बताऊंगा आपको कि मैं भी जैसे एक व्यक्ति हूँ, मैं भी निर्धारित हूँ, मुझे भी आयकर से डर लगता है।
मैं भी आयकर की विवरणी दाखिल करते वक्त ये सोचता हूँ कि मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो आयकर क्योंकि एक ऐसा कानून है जो सख्त है थोड़ा, उस कानून के सख्त होने के कारण से भी ये डर है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ शुरू से ये एक टेंडेंसी रही है जनमानस में कि सरकारी अगर कोई भी कागज़ प्राप्त हो जाता है या नोटिस प्राप्त हो जाता है तो आदमी डर जाता है कि ये क्या आ गया। सरकार का मतलब उनके यहाँ रहता है कि कोई गलती होगी हमसे जिसके कारण से हमें जो है पनिश हो सकता है। तो सरकारी कोई भी कार्रवाई अगर हो जाती है तो उससे आम आदमी तो डरता है, क्योंकि ये भी एक सरकारी कार्रवाई है, तो आम आदमी का डर तो वैसा का वैसा कायम है। कोई रेमेडी ऐसी है आपके दिमाग में जो आप सजेस्टिव तौर पे कि इस तरीके से करा जा सकता है तो आम आदमी के ऊपर जो प्रेशर है उसको कहीं ना कहीं रिलीज, उसको कहीं सेफ्टी वॉल्व की स्थिति बनाई जा सकती है? जी हाँ, एक तो जागरूकता थोड़ी सी बढ़ाई जाए उनकी कि भाई ये आयकर के प्रावधान ये हैं। सामान्यतः ये होता है कि वो आयकर के प्रावधान जानता ही नहीं है। प्रावधानों को जानने के लिए भी उसको वकील के पास में जाना पड़ता है, प्रावधानों को जानने के लिए भी उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाना पड़ता है। अगर प्रावधानों को सरल बना दिया जाए, ये डिपेंडेंसी उसके लिए दुखदाई है। तो प्रावधानों को सरल बना दिया जाए, सरलीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं हम, चल रही है। प्रावधान अगर सरल बना दिए जाए तो उसको समझ में आ जाएंगे कि भाई यहाँ पर मुझे कर देना है, यहाँ पर मुझे करना है। लेकिन जिस स्ट्रक्चर पे हमने ये कानून बनाया है कैनेडियन, जैसे कि आप और मैं बात कर रहे थे कुछ देर पहले, उसके अंदर कहीं आपको बदलाव की गुंजाइश दिखाई दे? क्यों आदिकाल से चल ही रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इसको कहीं सरल और ज़्यादा बनाया जा सकता? नहीं, बुनियादी रूप से जो इसके पीछे कारण है, आयकर के लेने के पीछे कारण है, वो तो ये है कि समाज के लिए कुछ लोग जिनके पास में ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा अपने निजी हित के लिए उपयोग करते हैं, तो सरकार उनसे कुछ हिस्सा कर के रूप में से हासिल कर ले, और हासिल करके जो गरीब लोग आ गए जिनके पास में आर्थिक साधन नहीं है उनको सुविधाएं दी जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, उनके लिए साधन बनाया जाए, उनके आय के साधन कौटल्य वाला आप तो जी उनसे जैसे दान करते हैं उस हिसाब से उनसे ये कहा जाए कि भाई जिस प्रकार आप दान दे करके खुश महसूस करते हो उसी प्रकार आप कर अदा करके खुश महसूस करो कि भाई मैंने अच्छा कार्य किया, मैंने 50,000 का टैक्स दिया तो मैं यही समझूं कि मैंने 50,000 का दान दिया, दूसरे लोगों के भले के लिए किया। तो ये आपकी फिलॉसफी है, ये आपके डिपार्टमेंट की फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी आप कन्विंस करना चाह रहे हैं। ये मेरी फिलॉसफी है, लेकिन मैं लोगों के मन में डालना चाहता हूँ कि अगर वो इस तरीके से आयकर अदा करेंगे तो उनको और ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। होता क्या है कि वो अपने आप को तुलना करते हैं उस आदमी से जिसने आयकर नहीं चुकाया और उसका कुछ नहीं बिगड़ा, कि 10 साल से ये आयकर नहीं दे रहा है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, और मैंने 3 साल से आयकर नहीं दिया, बिगड़ गया। तो उल्टा वो आदमी जो है वो फायदे में रहा जिसने कर नहीं दिया, और मैं कर चुकाने वाला हूँ तो मुझे हर साल समीक्षा में जाना पड़ता है, हर साल मिलना पड़ता है आयकर अधिकारियों से। तो ये दूर अगर करा जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी फर्क। एक आप बड़ा अच्छा कोट अभी कुछ देर पहले बता रहे थे। जी हाँ, हम लोगों की जो फिलॉसफी है टैक्स कलेक्शन की वो ये है कि चाणक्य जी कह के गए थे कि जिस कर को इस प्रकार संग्रहित किया जाए, जैसे मधुमक्खी जो है फूलों के रस को संग्रहित करती है, तो मधुमक्खी जब फूलों से रस चुरा रही होती तो फूलों को कभी एहसास भी नहीं होता कि उनके यहाँ से कोई रस चुरा के ले गया, और उनके रस को चुरा करके वो शहद बना देती है उसका। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस प्रकार करके वसूली करें कि जैसे मधुमक्खी जो है फूलों से रस का मधुपान करती है और उसे मधु बना देती है, तो हम सरकारी खजाने में पैसा भी दे दें और उन लोगों को एहसान आप मतलब जनता के जो फूल हैं उनके ऊपर मधुमक्खी के तौर पे उनसे वो रस निकालना चाहते हैं और सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये थे पवन शर्मा जो हमें अपनी व्यवसायी ज़िंदगी के बारे में वो पहलू बता रहे थे जो अभी तक सिर्फ उन्हीं को मालूम थे और हमारे माध्यम से अब दर्शकों को मालूम चले हैं। बातों का सिलसिला आगे चलता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बचपन देखा, जवानी देखी, देखा कारोबार। आइए अब एक बार देखते हैं पवन कुमार जी का नया व्यापार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने फार्म हाउस पे किस तरीके से अपने हॉर्टिकल्चर के शौक को पूरा कर रहे हैं पवन कुमार। पवन कुमार जी, जिस तरीके से आप इस लगन के साथ इस यहाँ पे फार्म हाउस पे लगे हुए हैं, क्या ये शौक कब चरमराया? इस शौक के बारे में हमें बताइए ज़रा। एक्चुअली मेरी जो स्कूल थी, मैंने आपको बताया कि उसमें हमें हॉर्टिकल्चर सिखाया जाता था, तो उसी समय से मुझे जो है खेती करने का शौक़ था और मैं चाहता था कि मेरा कोई खेत हो। तो वो जो है वो मेरी आशा वो पूरी हुई अब 15 साल पहले जब मैंने ये ज़मीन ली और उसके बाद में जो है इसमें खेती करनी चालू की। क्या क्या एक्सपेरिमेंट, क्या उस हॉर्टिकल्चर के अपने शौक़ को यहाँ पे कैसे आजमाते हैं? मैंने देखा अभी यहाँ जब हम आपके पास तक पहुँच रहे थे तो
हाइब्रिड्स को लेकर कुछ आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ नई फसलें उगाने का कोशिश की है, करौंदे खासतौर से हमने देखे, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपने किए? ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स करने का हमारे क्या ग्राफ्टिंग वगैरह जो सिखाई जाती थी, नई किस्म बनाना कैसे है, नया बीज बनाना कैसे है, सब सिखाया जाता था हमें। तो यहाँ पर मैंने ये कोशिश करी है कि जो मैं फल लगाऊँ, जैसे आंवला मैंने लगाया तो ग्राफ्टेड आंवला हो और उसमें देसी आंवले के ऊपर कलम लगाई जाए। तो जो बेस्ट क्वालिटी आंवला होता है उसकी कलम लेके आते हैं और कलम को उस पर प्लांट कर देते हैं, फिर उसको नर्सरी में रख देता है। नर्सरी में वो पौधा बन जाता है। पौधा बनने के बाद में इसको यहाँ रोपित कर देता है। तो आंवले हमारे यहाँ जो होते हैं वो इतने मोटे मोटे आंवले होते हैं। क्या बात है। और दूसरा मैंने नींबू में एक एक्सपेरिमेंट किया कि सीडलेस वैरायटी और नींबू जो है वो डेवलप करा जाए, बिना बीज का नींबू बनाया जाए। तो यहाँ मैं कुछ पौधे लेकर के आया, उनमें मैंने देखा कि एक दो नींबू ऐसे थे जिनमें जो है बीज नहीं थे। तो मैं दोबारा उस नर्सरी में गया, मैंने कहा ये नींबू के पौधे तुमने दिए, ये कैसे हैं ये? तो उन्होंने बताया साहब ये अलग है, ये अलग है। तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा जो नींबू था वो एक सीडलेस वैरायटी का नींबू था, जो दो थे यहाँ पर। इट इज़ बाई चांस कि वो आपके हाथ लग गए और आप उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसको मैं यहाँ लाया। अब नींबू का क्या है कि बरसात में अगर मान लो उसकी टहनी तोड़ के लगा दो तो चांसेस होते हैं कि 50% वो जो नया नींबू बन जाए। तो उसमें फिर हमने और नींबू बनाए और नींबू बना के लगाए। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से पवन शर्मा की जो शौक़ हैं उनकी ये सिर्फ बानगी भर थी। हालांकि इनके शौक़ की कोई सीमा नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी इससे कहीं ज़्यादा है। चित्रकारी, किताब लेखन, ये तमाम काम वो करते रहे हैं और इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे और उसके लिए चलेंगे पवन जी के घर पर। तो आपने देखा किस तरीके से बागवानी का अपना शौक़ अपने फार्म हाउस पे पूरा करते हैं पवन कुमार। लेकिन इसके अलावा और जो शौक़ है उनके बारे में बात करते हैं। अभी देख सकते हैं किस प्रकार उनकी जो कूची है वो लगातार उनके बोर्ड पे चल रही है। पवन जी, किस तरीके से इस शौक़ को शुरुआत माने हम कि आपकी ज़िंदगी में ये शौक़ कब से शुरू हुआ और अब किस चरम पर है? जहाँ तक चित्रकला का संबंध है, मेरे पिताजी जो है वो ड्राइंग के टीचर हुआ करते थे। तो बचपन से ही मुझे शौक़ था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ड्राइंग करना सिखाया। तो उसी समय से मेरे को जो है ड्राइंग और स्केचिंग करने का शौक़ था। फिर उसके बाद में मेरी स्केचिंग और ड्राइंग अच्छी होने के कारण से मुझे जो है, मैं साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट था तो उसमें बड़ा एडवांटेज रहा। बॉटनी के जो डायग्राम बनाते थे, फूलों के डायग्राम बनाते थे, डाइसेक्शन के जो डायग्राम बनाया करते थे और जो मतलब एनाटॉमी के जो डायग्राम बनाया करते थे उसमें बारीकी बड़ी अच्छी आ जाती थी। तो स्कूल में मुझे उससे अप्रिशिएशन मिला कि भाई तुम्हारे पेंसिल स्केचेस बहुत अच्छे होते हैं। और वो जो बनाया करते थे हम लोग, उनके इकट्ठा कर करके उनको स्लाइड्स वगैरह बना करके उसमें मुझे पुरस्कार मिला करते थे। अब ये शौक़ किस परवान पे है? अभी मैं ये शौक़ जो है कभी कभी ही कर पाता हूँ पूरा। आप देखिए इतनी अधूरी पेंटिंग्स मेरी पड़ी हुई हैं, तो पूरी करने में बहुत समय लगता है। इस कारण से अभी फ़िलहाल तो मैं पेंटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अधूरी पड़ी हुई पेंटिंग खींचती रहती है, तो कभी अगर समय मिल जाता है, छुट्टी को समय मिल जाता है तो पूरी कर लेता हूँ। एक जो चर्चा हमने सुनी है वो ये कि इन पेंटिंग्स के अंदर भी आपका फैमिली इन्वॉल्व है, मतलब भाभी जी जो आपकी श्रीमती जी हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। वो कैसे हैं? जी, आप ये देखिए, जैसे एक नई स्टाइल हम लोगों ने सोचा कि भाई, मैं काफ़ी दिनों से सोचता था कि मेरी पत्नी को किस प्रकार से मैं जो पुस्तक लेखन की कला में इन्वॉल्व करूँ या फिर मैं पेंटिंग की कला में उसको इन्वॉल्व करूँ। वो भी चाहती थी कि कुछ योगदान इसमें कर पाएँ। तो पेंटिंग में उसका योगदान मैंने सोचा कि ये सलमे सितारे लगाया करती थी जनरली, जब साड़ियाँ बनाया करती थी तो उसमें कसीदे का काम होता है। पहले हाँ, पहले लोगों को घर पे ये कार्य सिखाए जाते थे कि अगर मान लो तारे लगाने हैं, सलमे लगाने हैं, कुछ लगाने हैं, तो ओढ़नी या जो बनाई जाती थी उसके ऊपर वो अपना काम कर लेते थे, गोटे का और किनारे का, और ये काम जो है वो सिखाया जाता था उनको। तो उसको ये काम आता था। मैंने कहा जब तुम ये काम जानती हो तो इसको मेरी पेंटिंग में कर दो। तो पेंटिंग में उसने कहा नहीं, इतने बड़े बड़े जो साड़ियों में लगते हैं वो पेंटिंग में कहाँ से होता है। तो मैंने जानकारी करी कि भाई इनके छोटे वर्जन्स मिलते हैं क्या। तो आप देखिए, आपके सामने है, इसमें जो तारे और करीने से आपने यहाँ पे तो ये मेरी पत्नी का करा हुआ है।
अच्छा। एक दो जो आप ऑफिस में मेरी पेंटिंग्स देखेंगे, वो जो दो खूबसूरत बनी पेंटिंग्स हैं, उनमें भी ये काम किया गया। एक तीसरी पेंटिंग यहाँ पर भी है जिसमें ये काम करा जा रहा है, ये पीछे जो रखी हुई है उसमें सब्ज परी। जी जी, तो वो उसमें अब वो उनके साथ में ये काम मैं करता हूँ। और किताब में जैसे मेरे को उनको किताब के लेखन में उनको मेरे को भागीदार बनाने की इच्छा हुई, तो मैं रामायण लिख रहा था। तो रामायण की वो भी काफ़ी शौकीन है, रामायण पढ़ती रहती है, पूरी रामायण जो है उन्होंने पढ़ी थी। तो मैंने उनको कहा कि ये तस्वीर मेरी बनाई हुई है, तस्वीरें मेरी बनाई हुई है, तो इनके ऊपर जो चौपाइयाँ फिट बैठती है, उन चौपाइयों को तुम रामायण में से इकट्ठा करके दो। वेरी गुड। तो वो 15 दिन 20 दिन बेटे के पास में रही थी, तो पूरे समय फ्री रहती थी। तो उस समय उसने बहुत बड़ा काम किया, पूरी रामायण पढ़ करके उन चित्रों के ऊपर जो भी फिटेस्ट चौपाइयाँ हुआ करती थी वो लिख करके 10-12 कंपाइलेशन उनका कंपाइल करके उन्होंने मेरे को दे दी। उस रामायण के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता लिए हुए है। लेकिन ये पेंटिंग के बारे में दो बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो ये किस शैली की है जो स्पेसिफिकली आप बनाते हैं, एक ये पीछे आपने एक श्री कृष्ण की रासलीला का, एक तो ये, दूसरा ये कि नीचे जो आप दो लाइन लिख के छोड़ देते हैं उसके पीछे क्या राज है? एक ये जो पीछे रासलीला वाली पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये मिनिएचर काइंड ऑफ पेंटिंग कहलाती है। राजस्थान में 3 स्कूल्स हैं इसकी, एक किशनगढ़ शैली है, एक नाथद्वारा शैली है और एक बूंदी शैली है। तो मैंने जब शुरुआत करी तो नाथद्वारा शैली को मैंने अंगीकार किया था, और ये नाथद्वारा शैली में बनाई हुई पेंटिंग्स है और कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रास करते हुए बनाई हुई पेंटिंग है, और ये मेरी मिनिएचर में बनाई गई पहली पेंटिंग है। दूसरे प्रकार की जो पेंटिंग्स है वो मैं फिलोसॉफिकल पेंटिंग और पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता हूँ। तो फिलोसॉफिकल पेंटिंग में आपने नीचे 2 ओम बने हुए देखे होंगे। जी बिल्कुल, आपके ड्राइंग के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि वो ओम जो है आध्यात्मिक है, और उनमें जो है ईश्वर के बारे में और सृष्टि के बारे में कैसे उसका सृजन होता है वो प्रतिपादित किया गया है। तो फिलोसॉफिकल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग, ये 2 मेरी स्टाइल्स हैं। और ये 2 लाइनों का क्या इसके पीछे राज? ये जो मैं बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उसमें कुछ न कुछ ऐसा डाला जाए जिससे कि उसकी भावना, जो पेंटिंग मैंने बनाई उसकी भावना प्रकट हो जाए। जैसे बनी ठनी बना रहा हूँ मैं, तो बनी ठनी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, किशनगढ़ स्टाइल है जी बिल्कुल, बनी ठनी विश्व प्रसिद्ध किशनगढ़ी पेंटिंग है। तो मैंने देखा कि भाई जिसने बनाया होगा उसके मन में किसी की ब्यूटी का एप्रिशिएशन रहा होगा, सुंदरता का एप्रिशिएशन रहा होगा, तो उसके लिए नहीं बन सकती इतनी खूबसूरत। उसके लिए जो शेर व शायरी उपयुक्त लगी मुझे वो ये लगी कि रखकर नज़र के सामने तस्वीर ख्वाब नाज, पैरों तेरे ख्याल में बैठा रहा हूँ। क्या 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 मतलब है? मतलब जो खूबसूरती है वो क्या है? कि तुम्हारी जो खूबसूरत तस्वीर है उसको मैं अपनी नज़रों के सामने रख करके घंटों तक ख्यालों में बैठा रहता हूँ। अच्छा। तो बनी ठनी को जिसने बनाया होगा उसने घंटों तक उसको देख करके ख्यालात में पहले अपने में डाला होगा और उसके बाद में उसने ये लिटरेचर और जो आपकी पेंटिंग है इसका जो कॉम्बिनेशन है ये कब से शुरू हुआ? क्या शुरुआत से ही आपने ऐसा? ये शुरू से ही था, क्योंकि मैं उर्दू शायरी से बहुत प्रभावित था। अगर मैंने सरस्वती की भी पेंटिंग बनाई है तो उसके ऊपर उर्दू में लिखा है कि फ़न की देवी को मुस्कुराते देखा, एक नई बुलंदी से बुलाते देखा, पहुंचा फनकार जब किसी चोटी पर तो एक नया जीना ऊपर को जाते देखा। क्या बात है, क्या बात है। तो उससे ऐसा लगता है कि भाई सरस्वती जो विद्या की देवी है, फ़न की देवी है, उसके लिए उर्दू में भी कुछ कहा हुआ है। उसी का जो है मैं चाहता हूँ कि जैसे रामायण ग्रंथ है अगर वो उर्दू में लिख दिया जाए। जी जी, जो आपने प्रयास किया है। प्रयास ही है, हालांकि दर्शकों के बीच में आना अभी बाकी है। क्या प्रोसेस चल रहा है सर? किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई आपकी किताब की? उस किताब की शुरुआत इस तरीके से हुई कि मैंने उसके पहले एक किताब लिखी थी जो उर्दू की शायरी पे ट्रेवल है, जिसका नाम था वो शायर बेनज़ीर, वो शायरी बा कमाल, शायर बेनज़ीर शायरी बा कमाल। तो उसमें जितने भी बेनज़ीर शायर हुए हैं हिंदुस्तान के, जो इंडिपेंडेंस के पहले के शायर हुए हैं, उनके बारे में सारी जो उनकी रचनाएं थी, उन्होंने जो नई विधा दी उर्दू शायरी को, उर्दू शायरी का उनका क्या योगदान था, वो उनकी जीवनी का हिस्सा और उनकी खूबसूरत जितनी भी शेर व शायरी थी उनका सबका संकलन, ताकि आज की पीढ़ी जान सके कि आखिर वो क्या कौन शख्स थे जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृतियाँ दी। जी जी, तो उनको लेकर के और उर्दू शायरी का विकास कैसे हुआ, पहले तो उर्दू भाषा कहाँ से आई, उर्दू शायरी का विकास कैसे हुआ। अमीर खुसरो, एक जनाब अमीर खुसरो हुआ करते थे, उनसे उर्दू भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ हिंदुस्तान में। और ये हिंदुस्तानी भाषा है, उर्दू कोई बाहर की भाषा नहीं, हिंदुस्तानी भाषा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड अरबी, समथिंग लाइक दैट। हाँ, नहीं, अरबी के शब्द भी हैं इसमें, कुछ संस्कृत के शब्द भी हैं इसमें, कुछ हिंदी के शब्द भी हैं इसमें, कुछ अवधी के शब्द भी हैं इसमें, और कुछ जो है
वो साउथ इंडियन, क्योंकि उर्दू का विकास साउथ इंडिया में हुआ, निज़ाम जहाँ हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता जी, था जी। वहाँ पे उर्दू का विकास हुआ, तो कन्नड़ के और जो सदर्न लैंग्वेजेस हैं उनकी शब्द भी इस उर्दू की। क्या बात है, मतलब इट इज़ अ टोटल इंटीग्रिटी। जो हम लोग देश की बात करते हैं, उर्दू सच ए इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। जी जी। एक सर, एक इन किताबों के सिलसिले के बीच में और बात जानना चाहूँगा। जो आपकी किताब अब आने वाली है, जी। जिसके ऊपर आपने अभी काम खत्म किया है, उसके बारे में क्या प्लानिंग है? क्या वो कब तक दर्शकों के बीच में होगी? वो तो लिखी जा चुकी है। उर्दू की रामायण जो है वो पहले मैंने उसको हिंदी में, अवधी में और अंग्रेजी में उसका संस्करण निकाल चुका हूँ मैं, तो वो तो शाया हो चुकी है और ये उर्दू वाली शाया होनी बाकी है। तो मैं चाहता था कि या तो राज्यपाल महोदय उसको जो शाया करे जी। या जो है हमारे राष्ट्रपति महामहिम जो है वो उसको शाया वो करे। प्रयास चल रहे हैं अभी? तो मैंने दोनों को पत्र लिख रखा है, अनुरोध कर रखा दोनों को। जो पहले मुझे आश्वासन दे देंगे कि भाई मैं शाया कर दूंगा, तो मैं पहले राष्ट्रपति महोदय से करवाऊंगा, और अगर मान लो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से हाँ नहीं हुई तो फिर मैं राज्यपाल महोदय से करवाऊंगा। अभी इन चीज़ों सूचियों का कोई खात्मा नहीं हो रहा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो सामने आ गई वो ये है कि आपको शेरो शायरी का और शौक है। कुछ ऐसी जो आपको लाइन्स याद हों, जो आपके हमेशा जहन में ताज़ा रहती हों, कभी भी गुनगुना लेते हों, कुछ ऐसी लाइन्स आप बोलना चाहेंगे? मैं उर्दू शायरी तो बहुत कुछ जानता हूँ, उसमें एक गज़ल मेरी लिखी हुई है, तो अभी तो फ़िलहाल आपको वो सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल, हमें खुशी है कि आप वो कुछ मौजू ऐसा है कि जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, आशिक माशूक बोलते हैं उर्दू में उनको, वो बैठे हैं और गौर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। उस मौजू पे है कि कुछ और गुजर जाने दे रात, कुछ और ठहर जाने दे चाँद, कुछ और करेंगे हम बातें कुछ दौर गुजर जाने के बाद। क्या याद तुम्हें भी है कि नहीं वो तेरी मेरी अपनी बात, ठहरी ठहरी सी वो घड़ियाँ जल्दी से गुजर जाती वो रात। क्या बात? जो तुमने दुआएं मांगी थी, जो हमने की थी फरियादें, जो तुमने दुआएं मांगी थी, जो हमने की थी फरियादें, वो सुनी गई न कबूल हुई होठों से निकल आने के बाद। क्या बात? वो सुनी गई न कबूल हुई होठों से निकल आने के बाद। जो हमने बुना था मिलजुल कर तिनकों का नशेमन ख्वाब नुमा। इसका जो टाइटल है वो तिनकों का नशेमनी है। ठीक है, मतलब तिनकों का घर जैसे। जी हाँ। जो हमने बुना था मिलजुल कर तिनकों का नशेमन ख्वाब नुमा, यानी ख्वाब के समान। ख्वाबों से, तिनकों से बना था टूट गया, तिनकों से बना था टूट गया, ख्वाबों से निकल आने के बाद। ख्वाबों से निकल आने के बाद। ये निराशावादी कही जा सकती है कविता, लेकिन जो आशिक और माशूक अपने प्रेम में असफल हो चुके और जिनके बनाए हुए घरोंदे, इश्क के घरोंदे टूट गए, उनके लिए मौजू पर कही हुई गज़ल है। बहुत बेहतर है। तो ये थे हमारे साथ पवन कुमार शर्मा, जो हमें बता रहे थे कि अपनी ज़िंदगी के वो पहलू जिनके ऊपर लगातार हमारी नज़र बनी हुई थी और हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अभी तक इस पूरी लिस्ट का खात्मा नहीं हुआ है। अभी कुछ और ऐसे हुनर हैं जो इनके हाथ में हैं और उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हम जान रहे थे पवन कुमार की ज़िंदगी के उन पहलुओं को जो अभी तक उजागर नहीं हो पाए थे। उनके तमाम शौक, जिसमें पेंटिंग है, म्यूज़िक है, जिसमें किताब लेखन है, इन शौक के बीच में एक शौक ऐसा भी है जो वो किचन में हाथ आजमाते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, अपने परिवार के लोगों को परोसते हैं। इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनकी श्रीमती कृष्णा शर्मा। उनसे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। कैसी रही अब तक की ज़िंदगी आपकी? क्या क्या कुछ गुजरा है ज़िंदगी में, जो शादी के बाद की ज़िंदगी गुजारी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मतलब इतने साल हुए, लगता नहीं है मैरिज के कि इतने साल हो गए हैं। और दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत लविंग केयरिंग हैं। मैम, जैसा कि हम लोगों को मालूम चला है कि आपकी एक अरेंज मैरिज थी, उसके बाद ज़िंदगी के अंदर वो कौन से पल हैं जिससे आज तक आप भूल नहीं पाए, जो आज तक आपके जहन के अंदर ताज़ा हैं, सर से रिलेटेड वो कौन से पहलू हैं? जब मेरी बिटिया ड्यू थी तब मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट बताया हुआ था डॉक्टरों ने, क्योंकि मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो उस समय ये अपने ऑफिस के टाइम से निकाल के मेरे लिए दिन में आते थे। मेरे को जूस की जो भी कुछ डाइजेस्ट हो जाए, जूस निकाल के देना। अगर मुझे वॉमिटिंग हो गई है तो वो भी सब क्लियर करना। मतलब इतनी ज़्यादा केयर की थी इन्होंने मेरी, वो मुझे आज तक भी याद है कि वो दिन। बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी है पवन कुमार जी, बहुत सारे शौक़ हैं उनके। अपने काम के अलावा उन सारे शौक़ों को पूरा टाइम देते हैं, लेकिन उन सब शौक़ में से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आप किस तरीके से उनके साथ जुड़ी रहना पसंद करती हैं उन शौक़ों के बीच में? मुझे वैसे सबसे अच्छी पेंटिंग का ही लगता है, मुझे नहीं आती है। मैं कलर कर लेती हूँ, ऐसे हेल्प कर देती हूँ कहीं बीच में कुछ वैसा वक्त। जैसे अभी बीच में कुछ पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी, उनमें सितारे और कुछ डिफरेंट। यूँ कह सकते हैं कि सर जो है वो ज़िंदगी की एक स्केच तैयार करते हैं और आप उसमें खूबसूरत रंग उसको डेकोरेटिव बनाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब बातों के बीच में कभी अनबन नहीं हुई? इतनी सारी पॉजिटिवनेस के बीच में क्या कभी कोई खींचतान, बनाने रूठने का कोई सिलसिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसे कुछ विशेष नहीं, पर कई बार होता है जैसे आपका कहना नहीं माना तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। नहीं, ऐसे नहीं, आप ये गलत बोल रहे हो, ये सही है। सर इतने व्यस्त रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कई उनके ऐसे काम हैं जिसके कारण वो परिवार को समय नहीं दे पाते होंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कभी आपको लगा हो कि सर को और ज़्यादा समय अपने परिवार को देना चाहिए, या जो देते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है? पूरा समय देते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। उसे घर में रह के पेंटिंग कर रहे हैं तो साथ में बैठ के बातें भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि पूरा टाइम। और मेरे बच्चों के लिए इन्होंने इतना टाइम दिया है। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैथ्स में ऐसे बोलती थी मैं कि मैथ्स आप कराइए, बाकी सब मैं करा सकती हूँ। क्या सिर्फ ऑमलेट तक ही सीमित है ये कुकिंग का शौक, या आगे भी जाता है? नहीं, बहुत शौक से बनाते हैं, हर चीज़ आती है। अच्छा, बहुत अच्छे से। जैसे मेनली त्योहार के दिन अगर मैंने मेहंदी लगा ली है तो एक डिश तो आप बनाते ही बनाते हैं। मतलब वो आपका बोनस रहता है उससे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप लोग कभी अपने एंजॉयमेंट के लिए कहीं बाहर गए हो, सर ने कुछ ऐसा कह दिया हो जो आज तक आपको याद है, या उसको आप आज तक फॉलो कर रही हैं, कुछ ऐसा कहा हो? सर तो हमेशा ही क्योंकि जो लैंग्वेज है वो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब मिला वही ना, तो हमेशा ही अच्छी लैंग्वेज रहती है। नहीं, ये एक बात मैं बताना चाहूँगा जो मैंने इसका महत्वपूर्ण बताई, वो ये कि ज़िंदगी जो है उसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता आनी नहीं चाहिए पूरे परिवार में। अगर नकारात्मकता आ गई पूरे परिवार में तो उससे पूरे संबंधों में जो है वो खटास घुल जाती है। वो एक बार शुरुआत होती है, हाँ, तो वो बहुत लंबे तक चलती है। वो कटुता अगर आ गई आपके संबंधों में तो कटुता नहीं आनी चाहिए। वो मिल बैठ करके बात कर करके उस कटुता को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो उन दिनों की बातें थी उस फिलॉसफी पे आप दोनों अभी तक बरकरार हैं, और वही फिलॉसफी आपके खुशहाल जीवन का आधार भी है। जी, हम लोग, मेरी जो फ़लसफ़ा है वो धनात्मकता का फ़लसफ़ा है, पॉजिटिविटी का फ़लसफ़ा है। मैं मानता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं तो कोई भी विपदा आपको घेर नहीं सकती है। विपदा में भी इसी बात आसानी से हंसते हुए निकल जाएंगे आप। वही छोटा एक इसी बात का एक छोटा प्रयास इस फ्राई पैन में जो ऑमलेट है उसको बनाने से लेकर शुरू होता है, ताकि फैमिली का जुड़ाव आपस में बना रहे और डाइनिंग टेबल पे सारी बातें हो सकें, जिससे आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको वहीं सॉल्व आउट करके एक अच्छी ज़िंदगी बरकरार रखी जा सके। तो सर, इस ऑमलेट के अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? इस किचन के अंदर और किन किन चीज़ों पे आप हाथ आजमाते हैं अपने? मैं कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि जब पहले मेरी माँ थी तो उन्होंने सिखाया था कि भाई खाना बनाना आपको सब तरीके से आना चाहिए। तो मैंने सभी तरीके से खाना बनाना सीखा। जैसे मैडम ने बताया आपको, मैं अगर पकवान बनाने तो वो भी बना सकता हूँ। अच्छा, मतलब जो ये अपने त्योहारों में जो हाँ जी हाँ, तो मैं पूरा कुक हूँ।
इस मामले में। और मतलब अगर मान लो कभी दाल रोटी सब्ज़ी बनानी है तो वो भी बना सकता हूँ, और यदि कभी मान लो कोई विशेष डिश बनानी है तो भी बना सकता हूँ। मैं सब्जियों के साथ में एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। अच्छा, अभी जैसे ऑमलेट में मैंने धनिया आपके सामने डाला, जनरली धनिया नहीं डाला जाता ऑमलेट में, लेकिन हम कभी जब गेस्ट हाउसेज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑमलेट खाने को मिलते हैं। एक बार धनिया से स्टफ्ड मेरे को ऑमलेट खाने को मिला, तो मैंने कुक से पूछा भाई धनिया क्यों डालते हो? तो सब हमारे यहाँ तो धनिया अच्छा लगता है डालने से, स्वादिष्ट हो जाता है ऑमलेट। ऑमलेट में धनिया डालना तब से मैंने चालू किया। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं जो कुकिंग के साथ में करता रहता था। जैसे मैं लेक्चरर था तो कि कोई कहते थे भाई इसमें ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी लेकर के आते हैं, कुछ डालते हैं। मैं दूध डाल दिया करता था ग्रेवी बनाने के लिए, तो दूध उसमें मिल करके वो मावे का शेप ले लेता था, तो उसकी ग्रेवी जो है बहुत बढ़िया ग्रेवी बन जाया करती थी। देखिए, आप दोनों वर्किंग हैं, मैम अपना एक स्कूल चलाती हैं, आप IRS हैं और लगातार व्यस्तताओं का दौर रहता है। इस सब के बीच में परिवार और ख़ासतौर से बच्चों के लिए ज़िंदगी में समय कैसे निकाल पाते हैं आप लोग? मैंने ज्वाइन किया, मेरे बच्चे बड़े होके सेटल हो गए उसके बाद, 12th के बाद। अब कहाँ जब तक 12 मेरी बिटिया की मैरिज हो गई है, 3 ईयर अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे। वो गुड़गांव में है, बिटिया मेरी जॉब करती है, दामाद रेमफ्रे एंड सागर कंपनी में है, दोनों गुड़गांव में। बेटा है, उसने बीटेक किया बेलोर से, और उसके बाद उसका जॉब लगा मैकेंजी कंपनी में, वहाँ उसने 1.5 ईयर जॉब किया। अब वो IIT खड़गपुर से MBA कर रहे हैं। इस पूरी भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर क्या कोई शौक़ ऐसा भी है अभी जिसको पूरा करना बाकी है, जिसके बारे में अभी कोई प्लानिंग चल रही है और आने वाले समय में उसको मूर्त रूप दिया जाए? मैं तो बस ये देखती हूँ, मेरे बच्चे खुश, साहब खुश, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत केयरिंग है, दोनों की बहुत केयर करते हैं। तो यही लगता है बस यही है, अब आगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए आपका ऑमलेट तैयार है बिल्कुल। प्लेट कोई कह नहीं सकता कि ऑमलेट किसी नौसिखिए ने बनाया। नहीं, तो वो तो हमारे पहले एस्टैब्लिश हो गया कि आप नौसिखिए नहीं है। चलिए, ये अच्छा एक हम लोगों को मिला आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका, और दर्शक जान पाए कि आप दोनों की ज़िंदगी, इस परिवार की खुशहाली का राज क्या है। शायद किचन का ये जो फंडा है ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पवन कुमार जो IRS हैं और यहाँ जयपुर के अंदर कमिश्नर इनकम टैक्स लगे हुए हैं। इनका ये कहना था कि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है वही मूल आधार है खुशियों का। इन तमाम बातों को हमने जाना और हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार इनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जो अभी तक लोग नहीं जान पाए थे। आशा है आप लोग इस बात से खुश होंगे कि हमारा ये कार्यक्रम लगातार ऐसे पहलुओं का आपके सामने लाता रहा है। अगली बार फिर मुलाकात होगी। हुकुम सा के अगले एपिसोड में कोई और ख़ास मेहमान हमारे साथ होगा और हम बता रहे होंगे उसकी ज़िंदगी से जुड़े वो पहलू जो आप जानना चाहते हैं। मैं भारत बनूंगा अच्छा और मजबूत, लेकिन शायद